नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण अभी मैं अपनी बात को शुरू नहीं कर पाया। जैसा कि आज का विषय है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर एक विषय रखा गया है। नेताजी का आज भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका के विषय में। तो आज का जो दिन है 23 जनवरी, वह इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण इस रूप में मैं समझता हूँ कि अगर आज़ादी के आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की उपस्थिति न होती तो शायद आज़ादी का जो सपना था वह हम लोग के बीच में वह एक सपना बन करके ही रह जाता। आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, एक बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी। और जिस तरह से उन्होंने त्याग किया अपने जीवन का, वह बहुत ही महत्वपूर्ण एक किसी भी व्यक्ति के लिए संदेशपरक बात है। और अगर हम उनके व्यक्तित्व को खूब गहराई से अगर अध्ययन करें तो इस तरह के बलिदान पूरे भारतीय इतिहास के आज़ादी के आंदोलन में हमें दिखाई नहीं देते हैं। वह एक दौर था जिस समय सुभाष चंद्र बोस जी का जो समय काल है भारतीय आंदोलन में, वही समय महात्मा गांधी जी का भी है और वही समय जवाहरलाल नेहरू का भी है। अभी इन सब सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बहुत विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस कार्यक्रम के लिए और इस विषय के लिए मुझे एक जिम्मा सौंपा पदगामिनी संस्था की निर्माता आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी ने। मैं उनके प्रति बहुत ही आभार प्रकट करता हूं और साथ ही इस पटल से जुड़ने वाले सभी महानुभावों का, सभी आदरणीय बंधुओं का मैं बहुत ही आभारी हूं। इसके पहले भी हम लोग काफ़ी जुड़ चुके हैं, एक दो मैंने और भी बातचीत की थी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर। और आज जो है इस वर्ष हमको मौका मिला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बातचीत करने के लिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के इतिहास को समझना अगर हमें है तो हमें उनके बहुत सारे तथ्यों के ऊपर और विभिन्न पहलुओं के ऊपर बातचीत करनी होगी, तभी हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि किस तरह से आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने एक बड़ी महती भूमिका निभाई थी। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि उन्हीं के जयंती के अवसर पे आज पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में उनकी जयंती को मना रहा है। तो जो पराक्रम उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में दिखाया वो निश्चय ही जो है वो काबिले तारीफ़ है। और उसकी जितनी भी हम लोग उनके बारे में उनके योगदान को याद करें वो बहुत ही कम होगा। मैं शुरुआत जर्मनी से करना चाहूँगा कि जब सुभाष चंद्र बोस 1941 जब चल रहा था युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तो उस दौरान वो एडोल्फ हिटलर से मिलने के लिए जर्मनी जाते हैं और वहाँ उनसे बातचीत करना चाहते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में वह एडोल्फ हिटलर से कुछ सहायता लेना चाहते थे। एक बड़ा ही सुंदर वाकया वहाँ पे घटित होता है कि एडोल्फ हिटलर से मिलने के लिए बहुत सारे अन्य भी देश के कुछ राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रनायक आए हुए थे। और एडोल्फ हिटलर से मिलने के लिए जब सारे लोग बैठे हुए थे तो उनके बीच में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बैठे हुए थे। और एडोल्फ हिटलर जब आते हैं तो तुरंत नहीं आते हैं, लेकिन उनका वो कई उनके वेश बने हुए थे। तो नकली एडोल्फ हिटलर की एंट्री होती है और सारे लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन नेताजी खड़े नहीं होते हैं। उनके जाने के बाद फिर दूसरा नकली एडोल्फ हिटलर आता है, लेकिन फिर सारे लोग खड़े होते हैं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं खड़े होते हैं।
और जब असली एडॉल्फ हिटलर की एंट्री उस सभा भवन में होती है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस उठ खड़े होते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं। तो उनके इस अंदाज से जो है हिटलर काफ़ी प्रसन्न होता है और उनसे पूछता है कि आपने कैसे यह जान लिया कि जितने भी बाकी लोग आए वो असली नहीं थे, और आपने कैसे इस बात की पहचान कर ली कि मैं ही असली हूँ। तो उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कि जौहरी की जो हीरे की जो परख है वह जौहरी को ही होती है। तो उन्होंने उनकी मंशा जाननी चाहिए कि वो क्यों उनसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत इसमें जो है पूरा विश्व जो युद्ध में फंसा हुआ है, पूरा विश्व, उसमें भारत भी है। और भारत में दो तरह की विचारधारा है। अ, एक जहाँ पे हम लोग आप लोग जो समझ रहे हैं कि भारत जो है वहाँ पे इंग्लैंड का शासन है और वो ब्रिटिश हुकूमत के अंदर भारत है। और ये सोच लेना कि ब्रिटिश हुकूमत में भारत शामिल है, जबकि वो वहाँ पर स्थितियाँ दूसरी हैं। और तमाम हमारे जो वहाँ के सैनिक हैं उनको आप लोगों ने कैद कर लिया है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो बर्मा में या सिंगापुर या मलाया के अंदर जो आप लोग के सेना के द्वारा हमारे जो भारतीय सैनिक आपकी जेलों में जो बंद हैं हजारों लाखों की संख्या में, मैं चाहता हूं कि आप उनको मेरे हवाले कर दीजिए और मैं इनको लेकर के जो है भारत के अंदर आप ही का काम करूंगा और इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। तो एडोल्फ हिटलर को ये बात जो है समझ में आती है। उसने कहता है कि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी आपके जो सैनिक हैं वो उनके अंदर लड़ने की जो कौशल होना चाहिए वो तो है ही नहीं। और इस यही तो कारण है कि वो सब के सब जो है बंदी बना लिए गए। ऐसे लोगों से आप क्या सहयोग की अपेक्षा करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि कोई भी लड़ाई जो होती है कौशल के साथ साथ साहस और जज्बे के साथ भी लड़ी जाती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना जो भी आपको उचित लगता है आप बात करिए उन सैनिकों से, और अगर आपको उसमें सहायता मिल सकती है तो आप मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अब इस बात को, ये जो घटना घटित हुई थी, इस घटना को केंद्र में रख करके देश के राष्ट्र कवि हैं गोपाल प्रसाद व्यास, उन्होंने एक कविता लिखी थी और मैं उस कविता का यहाँ पे पाठ कर रहा हूँ। और शायद हम समझ सकते हैं कि किस तरह से हजारों लाखों के जो सैनिक थे उन लोगों ने जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाव और उनकी जो विचार थे कैसे उनके साथ जुड़ गए, और एक बड़ी भूमिका में उनके साथ भारत में उन्होंने जो उनकी मंशा थी उनके अनुरूप वो जुड़ते चले गए। तो वो लिखते हैं गोपाल प्रसाद व्यास जी, एक कविता है जो बहुत प्रसिद्ध है, मैं उसको उसी का वाचन मैं कर रहा हूँ कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बर्मा में गए थे और उन्होंने उनसे कुर्बानी मांगी, और वो कुर्बानी देने के लिए सारे सैनिक कैसे तैयार होते हैं उसकी उसी का यहाँ पे वो भाव व्यक्त किया है कवि ने। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा,
दमकी उनकी रक्तिम काया। आजानु बाहु ऊंची करके वे बोले, रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष, इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है। आप अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, आए जो इसको हंसकर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। माता के चरणों में यह लो, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे। चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे। फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे। आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महा रणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। तो इस कविता के विवेचन का ये पाठ का मैं बस इतना ही संदर्भ यहाँ पे देना चाह रहा था कि किस तरह से वो एक योजनाबद्ध ढंग से अपने काम को भारत की आज़ादी में अपनी भूमिका को निर्वहन कर रहे थे। और अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो जीवन के कुछ 25-30 साल अगर हम पीछे चलें, 1941 के पहले 1918 या 1919 के आसपास, तो वहाँ से लेकर के 1941 का जो सफ़र है वह बहुत ही गौरवशाली अतीत के रूप में हमारे सामने मौजूद है। इस रूप में मैं कह रहा हूँ कि वो पहले तो एक बहुत ही मेधावी छात्र थे, और उनके पिताजी को लगता था कि वे एक आईएएस अधिकारी के रूप में उन्हें चयनित होना चाहिए। और क्योंकि उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में वहाँ पे बीए में जो है उन्होंने प्रथम श्रेणी पास कर लिया था, तो पिता की मंशा के अनुरूप जो है वो चले जाते हैं इंग्लैंड में और वहाँ तैयारी करते हैं। हालांकि तमाम कठिनाइयाँ उनके सामने वहाँ पर आती हैं, और लेकिन वो अच्छा उस समय का जो समय था कि एक ही बार में आईसीएस की परीक्षा एक ही अटेम्प्ट देने का मौका मिलता था, और एक ही अटेम्प्ट में तमाम कठिनाइयों के बीच में सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा दी और उसको पहले ही अटेम्प्ट में निकाला, और चौथे स्थान पे उनका चयन भी हुआ। लेकिन वो तो केवल अपने पिता की इच्छा के अनुरूप उनकी जो उनके प्रति था कि उन्हें आईसीएस बनना चाहिए, तो पिता के सपने को पूरा करने के लिए वो चले गए थे। हालांकि उनको वो नौकरी नहीं करनी थी। इस बात की चर्चा उन्होंने अपने भाई से, बड़े भाई से की एक पत्र लिख करके, और कहा कि जब हमारे भारत माता ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरों के में जकड़ी हुई हैं, तो ऐसे में मैं कैसे जो है इस गुलामी के में रह करके ये नौकरी कर पाऊँगा, और ये मेरी कहीं से भी मेरे भाव उस नौकरी के प्रति नहीं हैं। और इस बात को जो है उनके बड़े भाई उनके पिता और माँ से भी चर्चा करते हैं, और तब उनके पिताजी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं।
और इस रूप में भी स्वीकार करने की जी बात थी, उनके दिमाग में जो बात चल रही थी कि वह जो दौर था, जब मैं महात्मा गांधी की अभी मैंने चर्चा की कि वही एक समय था जब महात्मा गांधी जी भी सक्रिय रूप में आंदोलन में अपनी उपस्थिति में थे वहाँ पर। 1914 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए हुए थे, और उन्होंने जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके गुरु थे, और उनसे पूछा कि किस तरह से जो 1857 से जो आज़ादी के आंदोलन चल रहा है, क्यों भारत आज़ाद नहीं हो पा रहा है। तो इस बारे में गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को समझाया कि पहले आपको पूरे भारत का भ्रमण करना चाहिए, और 1914 से 1916 तक महात्मा गांधी भारत का भ्रमण भी करते हैं, और उन 2 सालों में वे पूरे भारत को समझने की कोशिश करते हैं, और इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि भारत को आज़ाद कराने का जो रास्ता होगा वह सत्य और अहिंसा का होगा। और खैर वो अपने इस विचारधारा में और इसमें उसमें वो अ, सफल भी होते हैं, क्योंकि चंपारण का जो आंदोलन था और अहमदाबाद मिल आंदोलन था, इसमें उनको सफलता भी मिली थी। लेकिन जो बाद के जो आंदोलन जो हुए, जैसे 1920 में असहयोग आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी वह शुरू हुआ, और अगर महात्मा गांधी को कहीं भी लगता था कि जो जिन मूल्यों पर, जिन सिद्धांतों पर वे चल रहे हैं, अगर उसमें कहीं भी उनको कुछ कमी नज़र आती थी, तो वह उस आंदोलन से पीछे हट जाते थे और उस आंदोलन को स्थगित कर देते थे। इसी तरह से उनके कई आंदोलन हुए, जैसे सविनय अवज्ञा का भी आंदोलन था। और इस चीज़ को जो है अ, एक आईसीएस के रूप में जब सुभाष चंद्र बोस जी का चयन हुआ, तो अब एक सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो अ, बखूबी समझ सकते हैं कि उसमें इतिहास के जब हम पढ़ते हैं एक सामान्य अध्ययन के रूप में, तो पूरे विश्व के इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो आईसीएस के रूप में उन्होंने पूरे विश्व इतिहास का अध्ययन किया था, और तमाम जो उस समय क्रांतियां हुई थीं, फ्रांस की क्रांति या अन्य जो अमेरिका की क्रांति, और कैसे उसमें सफलता प्राप्त हुई उन उस क्रांति के अंदर उन विभिन्न देशों को, इसको बखूबी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने समझा था। और उसी दौरान जो है 1919 में जब उन्होंने आईसी जब वो गए इंग्लैंड में तैयारी के लिए, तो उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जिससे वे बड़े मर्माहत भी हुए थे। तो 1920 में उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर से संपर्क किया और कहा कि मैं जो है भारत की आज़ादी के आंदोलन में अपनी भूमिका के निर्वहन करना चाहता हूँ। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि ठीक है, आप आइए और मुंबई में जो है महात्मा गांधी से मिलिए। और 20 अप्रैल 1920 वह समय है जब वो वहाँ से आते हैं इंग्लैंड से, और 1921 का समय है, और जहाँ की महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आपस में वहाँ मिलते हैं, यानी कि दो महानायकों का मिलन होता है देश में पहली बार, और वो एक ऐतिहासिक दिन के रूप में रहता है। तो महात्मा गांधी उनसे कहते हैं कि आपको जो है बंगाल चले जाना चाहिए, और वहाँ चित्तरंजन दास के नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ रहा है, आप उनके साथ सहयोग करिए। उनके कहने के ऊपर जो है महात्मा गांधी की सलाह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल चले जाते हैं, और चित्तरंजन दास के साथ मिल करके वह अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। लेकिन साथ में जब घटनाक्रम और आगे बढ़ता है, तो चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के भीतर ही रह कर के विधानसभा का चुनाव लड़ा और नगर निगम का, क्योंकि वो ब्रिटिश हुकूमत के अंदर अपनी गतिविधि को और तेज करना चाहते थे, और स्वराज पार्टी की उन्होंने स्थापना की, और स्वराज पार्टी के माध्यम से उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन लड़ा
और महापौर का पद उनको प्राप्त हुआ, वो जीते और महापौर बन गए। और सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने जो है एक बड़े महत्वपूर्ण पद दिया उनको, एक नगर अधिकारी का। लेकिन उस नगर अधिकारी के रूप में रहते हुए सुभाष चंद्र बोस ने तमाम ऐसे ऐसे कदम उठाए कि उससे जो है वो सबकी नज़र में आ गए थे, ब्रिटिश हुकूमत की नज़र में आ गए थे। क्योंकि जैसे उन्होंने तमाम जो शहर के जो मोहल्ले थे, उन्होंने तमाम जो हमारे शहीद हो गए थे बलिदानी के रूप में, उनके नाम पर उन्होंने उन जगहों का नाम रखना शुरू कर दिया। तमाम जो विधवाएं थी उनको पेंशन देना शुरू कर दिया। तो इससे जो है यूथ ब्रिगेड का उनको बहुत ज़्यादा साथ मिलना शुरू हो गया, जिससे कि ब्रिटिश हुकूमत जो है उसके अंदर एक खलबली मचने शुरू हो गई कि खलबली इस रूप में भी मच सकती थी क्योंकि आईसीएस की परीक्षा को जो सेलेक्ट हो चुका है लड़का, और उसको नौकरी को छोड़ करके अगर वह देश के अंदर वह आ रहा है और आज़ादी के आंदोलन में भूमिका निभा रहा है, तो खलबली मचाने वाली यह प्रश्न तो था ही, जिस रूप में जो है ब्रिटिश हुकूमत देख रही थी, उनका जो तौर तरीका था। तो खैर ये जो घटनाक्रम है, इससे ले करके जो है अभी हम और भी अभी इस पे चर्चा करेंगे। एक दो तीन और जो बात मुझे समझ में आती है कि जिनके ऊपर हमें ख़ास तौर से बात करनी चाहिए, कि जो महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो विचारधारा थी, और दोनों लोग का जो लक्ष्य था, जो मकसद था, वह तो एक ही था कि भारत को आज़ाद कराना। लेकिन उन दोनों लोगों की जो विचारधारा थी, जो कह सकते हैं कि जो उनका रास्ता जो था, वह दोनों लोग का रास्ता बिल्कुल अलग अलग था। और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जो है सुभाष चंद्र बोस के रास्ते को पसंद नहीं करते थे, और इसको ले करके काफ़ी टकराहट भी हुई उनका जो है सुभाष चंद्र बोस के साथ। और लेकिन सुभाष चंद्र बोस की टकराहट तो वो थी महात्मा गांधी के साथ, लेकिन उन्होंने कभी भी उनके प्रति कह सकते हैं कि सम्मान का भाव कभी कम नहीं हुआ था। क्योंकि हम लोग इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जो महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी कि सत्य और अहिंसा के बल पे हम देश को आज़ाद करा लेंगे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये समझ रहे थे कि अगर भारत को आज़ाद कराना है तो उसका जो रास्ता होगा, वो रास्ता, जो क्रांति जिस तरह से पूरे विश्व में विभिन्न देशों में हुई थी, उस क्रांति के आधार पे अगर हम चलेंगे तभी भारत हम आज़ादी देख सकते हैं, और वरना नहीं हो सकती है। और उनका सोचना सही भी था, इसलिए सही था क्योंकि जो इनका दौर है, इन दोनों लोग का, दो महानायकों का, इन पूरे कार्यकाल में जो जीवन काल था, उस जीवन काल में दो विश्व युद्ध हो चुके थे। एक हो रहा था और एक हो चुका था। 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और उस विश्व युद्ध में जब इंग्लैंड ने जो प्रलोभन दिया था भारतीय मुसलमानों को, और जब वह जीत गए उस प्रथम विश्व युद्ध में, उनको जब जीत हासिल हो गई, तो उन्होंने जिस तरह से धोखा दिया भारतीय मुसलमानों को, और भारतीय मुसलमानों की जो भावनाएं आहत हुई उसको ले करके, तो इस वो जो इतिहास की वो जो घटना थी वो घटना जो है से बखूबी परिचित थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और उनको ये पूरी तरह से पता था कि अगर हमने द्वितीय विश्व युद्ध में अगर इनका फिर से साथ दिया इंग्लैंड का, ब्रिटिश हुकूमत का, क्योंकि वो तो ये चाह ही रहे थे कि भारत के लोग उनका सहयोग करें, और महात्मा गांधी उनके सहयोग के लिए आगे भी बढ़ गए थे, और उन्होंने
पूरी तरह से खुला समर्थन किया था कि हमें जो है इनके साथ सहयोग करना चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध में। और लेकिन उसके उसी बीच में और भी बहुत सारी घटनाएं घट रही थी 1942 में, जो करो या मरो का आंदोलन जो शुरू किया महात्मा गांधी ने। और उसके पहले जो है अगस्त में 1941 में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना कर दी थी। यानी कि दोनों लोग का जो एक्टिविटीज़ है, जो काम करने का जो जो स्टेप जो ले रहे हैं आज़ादी के आंदोलन का, दोनों लोग बहुत बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं और दोनों लोग का जो समय है वो एकदम बिल्कुल नज़दीक ही है। तो ऐसी स्थिति में उनका ये मानना था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, कि हमें जो है यही एक ऐसा समय है कि हमें इनके ऊपर दबाव बनाना चाहिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, जो है कि वो जो है भारत के को छोड़ दें, और जब हम दबाव बनाएंगे तो हमें वो आज़ाद कर देंगे। और इसी समय एक कैबिनेट मिशन भी वहाँ पे बैठा था। 1942 का ही समय था, जुलाई का समय था, जब अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। और एक कैबिनेट मिशन उन लोगों के आपस में एक कमेटी बैठी थी कि जब हम युद्ध जीत लेंगे तो सारे जो देश हैं उनको आज़ाद कर देंगे। लेकिन चर्चिल ने कहा कि सारे देश को तो हम आज़ाद कर देंगे, लेकिन भारत को आज़ाद हम नहीं करेंगे, भारत को। तो ये जो है एक भारतीय जनमानस के लिए एक बहुत ही मर्माहत कर देने वाली बात थी कि और इसी समय जब ये बात आई, तब महात्मा गांधी ने करो और मरो के आंदोलन की तरफ अपना रुख अख्तियार किया। लेकिन उसके पहले ही सुभाष चंद्र बोस ने वो तो उनकी मंशा वो तो पहले ही से ही जान रहे थे कि जब 1914 जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय मुसलमानों को धोखा दिया। और वो ये भी जान रहे थे कि अगर मान लीजिए कि ब्रिटेन जीत भी जाता है तो इसमें कोई वो नहीं है कि वह फिर से भारत को धोखा न दे, क्योंकि अगर इसके ऊपर जो है फिर अमेरिका का अधिकार हो जाएगा, और अमेरिका के रूप में जो है जब वो हुकूमत अपनी चलेगी तो भारत की आज़ादी का सपना देखना कि हम सहयोग कर देंगे ब्रिटेन का तो भारत आज़ाद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी होने से रहा। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। मैंने इसलिए इस पर बात की कि मेरी आवाज़ क्लियर है अब? तो मैं समझ रहा हूँ कि बात मेरी क्लियर पहुँच रही होगी। तो इस तरह से जो है दोनों लोग के सोच में अंतर था। दो तीन और मैं प्रसंगों के ऊपर बातचीत करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबोधन है जिसके ऊपर शायद अगर मैं चर्चा कर दूं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से हम सुभाष चंद्र बोस जी के इतिहास को समझ पाएंगे। राजशेखर व्यास जी एक लेखक हैं और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर, और वह किस पुस्तक का नाम था कुछ अध खुले पन्ने। और उसमें नेताजी द्वारा जो महात्मा गांधी को एक ऐतिहासिक भाषण दिया गया था, उस ऐतिहासिक भाषण को उन्होंने उसमें शामिल किया है। वह भाषण दिया था उन्होंने 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज रेडियो के माध्यम से, और वो उनका अंतिम भाषण भी था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। उस भाषण का मैं अंश पढ़ूं उसके पहले एक दो और घटनाओं पे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि क्यों महात्मा गांधी से उनकी विचारधारा अलग हो जा रही थी। 1928 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था मोतीलाल नेहरू के
नेतृत्व में, वही कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय। और ये हुआ कि उसमें पूर्ण स्वराज की मांग के बारे में प्रस्ताव रखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और उनके साथ सहयोग किया जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन महात्मा गांधी ने इस बात को अस्वीकार कर दिया और कहा कि 1 साल के लिए इसको रोक देना चाहिए। और जब 1 साल के लिए रोक दिया, और जब फिर अगला जब अधिवेशन 1929 में जब हुआ, और उस समय उसके जवाहरलाल नेहरू उसके बने कांग्रेस के अध्यक्ष, तो उसमें भी यह प्रस्ताव के ऊपर बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी ने अपनी गंभीरता नहीं दिखाई। और लेकिन उस दिन यह तय किया गया कि 26 जनवरी को हम लोग जो है झंडा फहराएंगे। और 26 जनवरी फिर जब अगला अधिवेशन जब हुआ, तो 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला जब तिरंगे को फहराया गया। और उस उनकी इस गतिविधि को लेकर के जो है उन्होंने एक पूरा जुलूस निकाल दिया था, और उसके चलते जो है ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें जेल के अंदर डाल दिया था। 1931 का वह समय था। और काफ़ी उस समय का जो माहौल था वह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा वह जो है वह वातावरण बन चुका था। और उस वातावरण को किसी भी तरह से ब्रिटिश हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और न करना चाहती भी थी। और इस बात को लेकर के जो है जब उसको उनको डाल दिया गया जेल के अंदर, और उसी समय एक बहुत बड़ी घटना देश के अंदर घट गई। 1931 का ही समय था जब भगत सिंह को जो है फांसी देने की बात हुई। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय जेल के अंदर थे, और उनको ये लगता था कि महात्मा गांधी जो है उनको वहाँ से जेल के अंदर से उनको छुड़ा सकते थे, अगर वो थोड़ा सा भी अपनी ज़्यादा अपना अगर वो ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ जो उन्होंने जो जो बातचीत करने का उनका जो तरीका था वो थोड़ा सा और सख्त कर दिया होता। जिस नरम तरीके से जो उन्होंने बात की, शायद अगर वो थोड़ा सा और प्रेशर बना करके बात करते तो निश्चित रूप से भगत सिंह को फांसी न मिलती। तो महात्मा गांधी का जो विचारधारा थी वो अनुनय विनय की विचारधारा थी, जबकि इनकी जो है विचारधारा अनुनय विनय की नहीं थी। इस बात को लेकर के भी जो है उनके मन में एक जो है महात्मा गांधी की जो रास्ता था उसको लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुश नहीं थे। और फिर वो उसके बाद जो है 3-4 साल के लिए फिर वो पूरे भारत से बाहर चले जाते हैं, और 3-4 साल वो यूरोप में भी रहते हैं। लेकिन 1938 में जो है वह फिर भारत आते हैं, और यहाँ पर जो है वो कांग्रेस के अधिवेशन में उनको चुना जाता है अध्यक्ष के पद पर। और 51वां जो है वो कांग्रेस का सम्मेलन था, जिसमें 51 बैल के द्वारा जो है उनका जुलूस भी निकाला गया था। तो वो बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण था। और लेकिन 1939 में जो है उन्होंने जो है महात्मा गांधी ने उनके जो कार्य करने का जो तरीका था, उस कार्य करने के तरीके से वो बहुत खुश नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने उस पद को छोड़ दिया। और कांग्रेस के भीतर से ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। और फॉरवर्ड ब्लॉक जो था वह बहुत ही गर्म दल का वह लोग थे, और उनकी जो जो तरीका था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा का, कि किसी भी तरह से जो है चाहे वो साम दाम दंड भेद जो भी नीति हो सकती है, उस नीति के ऊपर चल करके भारत को आज़ादी दिलाना। और इसको जो है गांधी जी पसंद नहीं करते थे, और जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बखूबी समझते थे। लेकिन साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस यह भी समझते थे कि महात्मा गांधी का समाज के भीतर जो है बहुत गहरी पैठ भी है। क्योंकि मैं अभी जब भाषण के अंश जब पढ़ूंगा तो उस भाषण के अंश में हम लोग उनकी इस
भाव को महात्मा गांधी के प्रति जो था उसको हम लोग अच्छी तरह से और समझ लेंगे। तो ये जो है जब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के साथ उन्होंने एक और एक्टिविटी उनकी हुई। जब वहाँ पर एक गुलामी का एक हालवेट स्तंभ हुआ करता था जो गुलामी का प्रतीक माना जाता था, और उनके जो लोग थे स्वयं सेवक फॉरवर्ड ब्लॉक के, उन्होंने रातों रात जो है उस हालवेट स्तंभ को गिरा दिया और उसकी एक एक ईंट जो है लेकर के चले गए। तो और उसको हालवेट स्तंभ को धूल धूसरित कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी ब्रिटिश हुकूमत को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, कि जिस तरह से इस गुलामी के जो प्रतीक हालवेट स्तंभ को जैसे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया, धूल धूसरित कर दिया, वैसे ही हम ब्रिटिश हुकूमत को भी ध्वस्त कर देंगे, धूल धूसरित कर देंगे। अब ये एक बहुत ही जैसा कि उन्होंने जिस तरह से वो किया साहस भरा काम, वो ब्रिटिश हुकूमत के लिए कहीं से भी नागवार नहीं था। और उसका परिणाम ये निकला कि उन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस जी को ले जा करके कारागार में डाल दिया। कारागार में डालने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ पे अनशन शुरू कर दिया। अनशन, वो भूख हड़ताल पे बैठ गए और उनकी तबीयत जो है बिगड़ने लगी। तो ब्रिटिश हुकूमत के हाथ पांव फूल गए और उनको ये लगा कि अगर उनकी हुकूमत के दौरान अगर ये उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में यह बहुत ही गंभीर बात होगी। इसलिए उन्होंने जो है ये एक सख्त पहरे के अंदर उनको जो है वहाँ से निकाल करके उनके घर पे पहुँचा दिया और नज़रबंद कर दिया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि यह घटना जब घट रही थी 1940 में, और उसके एक साल पहले द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो चुका था। ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस के मन मस्तिष्क में यह बात चल रही थी कि यदि अगर यह अवसर अगर हम चूक जाएंगे तो फिर दोबारा हम जो है भारत की आज़ादी का सपना नहीं देख सकेंगे। और इसलिए उनको यहाँ से निकल करके वहाँ जर्मनी या जापान से संपर्क करना पड़ेगा, और संपर्क करके फिर मैं वहाँ से जो है ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ पर मैं प्रेशर बनाऊंगा, इनसे लड़ाई लड़ा जाएगा। और पूरी एक योजना उन्होंने तैयार कर ली थी, और इस योजना के लिए ज़रूरी था कि उनको वहाँ से जो नज़रबंद किया कर दिया गया था वहाँ से वो किस तरह से निकले। और इसको ले करके उन्होंने एक बड़ी योजना बनाई, और रात के समय में उन्होंने एक मुस्लिम का वेश बनाया और वहाँ से वो निकल गए। और उसकी एक लंबा वो वाक़या है जो उनके पौत्र ने जो है, उनके भाई के लड़के ने उसकी चर्चा भी की है, शिशिर बोस ने। और वो वहाँ से निकल जाते हैं और अफ़गानिस्तान पहुँचते हैं। अफ़गानिस्तान के बाद फिर वह इटली में पहुँचते हैं। इटली से फिर वो रूस में पहुँचते हैं। रूस से फिर वह जर्मनी पहुँचते हैं, और फिर जर्मनी से जापान पहुँचते हैं। यानी कि एक बहुत ही लंबी और सतत यात्रा उन्होंने की। और वहाँ पहुँचने के बाद उनकी संगठन जो शक्ति थी वह इतनी मजबूत थी कि किसी भी विश्व के बड़े से बड़े नेता से मिलना और एक संगठन बना लेना, एक सेना बना लेना, और उस सेना का बना करके एक बगावत कर देना, ये जो है उनके पराक्रम, उनके साहस का बहुत बड़ा उदाहरण है। तो लेकिन इस बात को लेकर के जो है वो खुश नहीं थे महात्मा गांधी। और क्योंकि एक विचार यह भी था कि जो ब्रिटिश हुकूमत है वो भारत की सरकार है, और उसके खिलाफ अगर कोई बगावत कर रहा है यानी कि सरकार के खिलाफ हमने बगावत की है। जबकि इस सोच के ऊपर सुभाष चंद्र बोस ने कई बार प्रहार किया कि हम जिस सरकार के अधीन हैं वो हमारी सरकार नहीं है, बल्कि हम गुलाम हैं। और इसको जो है
जिस तरह से विभिन्न देशों में क्रांतियां हुई हैं, उस क्रांति के रास्ते पे चल कर के ही हम भारत की आज़ादी का सपना देख सकते हैं। और अपने इस विचार को उन्होंने जो है एक एक उनका जो मैं भी उन्होंने वो और वो भाषण ये था कि उसके अंश का मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। और वे लिखते हैं कि महात्मा जी, अब आपका स्वास्थ्य पहले से कुछ बेहतर है और आप थोड़ा बहुत सार्वजनिक काम फिर से करने लगे हैं। अतः मैं भारत से बाहर रह रहे राष्ट्रभक्त भारतीयों की योजनाओं और गतिविधियों का थोड़ा सा ब्यौरा आपको देना चाहता हूँ। मैं आपके बारे में भी भारत से बाहर रह रहे आपके देशवासियों के विचार आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, और इस बारे में मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सत्य है और केवल सत्य है। भारत और भारत के बाहर अनेक भारतीय हैं जो यह मानते हैं कि संघर्ष के ऐतिहासिक तरीके से ही भारत की आज़ादी प्राप्त की जा सकती है। ये लोग ईमानदारी से यह अनुभव करते हैं कि ब्रिटिश सरकार नैतिक दबावों अथवा अहिंसक प्रतिरोध के समक्ष घुटने नहीं टेकेगी। फिर भी भारत से बाहर रह रहे भारतीय तरीकों के मतभेद को घरेलू मतभेद जैसा मानते हैं। जब से आपने दिसंबर 1929 की लाहौर कांग्रेस में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित कराया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सदस्यों के समक्ष एक ही लक्ष्य था। भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों की दृष्टि में आप हमारे देश की वर्तमान जागृति के जनक हैं और वे इस पद के उपयुक्त सम्मान आपको देते हैं। दुनिया भर के लिए हम सभी भारतीय राष्ट्रवादी हैं। हम सभी भारतीय राष्ट्रवादियों का एक ही लक्ष्य है, एक ही आकांक्षा है। 1941 में भारत छोड़ने के बाद मैंने ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त जिन देशों का दौरा किया, उन सभी देशों में आपको सर्वोच्च सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। पिछली शताब्दी में किसी अन्य भारतीय राजनेता को ऐसा सम्मान नहीं मिला। हर राष्ट्र की अपनी आंतरिक राजनीतिक होती है और राजनीति समस्याओं के प्रति अपना एक दृष्टिकोण, लेकिन इससे ऐसे व्यक्ति के प्रति राष्ट्र की श्रद्धा का कोई असर नहीं पड़ता जिसने इतनी अच्छी तरह से अपने देशवासियों की सेवा की और जो जीवन भर विश्व की एक प्रथम श्रेणी की आधुनिक ताकत से बहादुरी से लड़ा हो। ये वक्तव्य सुभाष चंद्र बोस का अंतिम भाषण था, जिसका मैं वाचन कर रहा हूँ, जो उन्होंने महात्मा गांधी जी के नाम संदेश में प्रसारित किया था। क्योंकि आज़ादी के आंदोलन के लिए जो सेना का सशस्त्र विद्रोह के द्वारा जिस सेना का वो लेकर के भारत के ऊपर आ रहे थे कि यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत के अधीन जो भारत है उसको कैसे हम जंजीरों में जो जकड़ा हुआ है कैसे हम उसे मुक्त कराएं, तो वो ब्रिटिश भारत के ऊपर जो लोगों की एक राय है, उस राय को बदलने का काम महात्मा गांधी जी को करना चाहिए, ऐसा वो सोच रहे थे। क्योंकि उनका ये मानना है था कि भारत में तो है ही है उनकी आम जनमानस के बीच में एक गहरी पैठ, साथ ही भारत के बाहर के जो देश हैं और जो उनकी विचारधारा के नहीं भी हैं, हमारे मतलब देश की विचारधारा के जो देश नहीं हैं, यानी जो ब्रिटिश भारत जो है उसके जो खिलाफ जो देश हैं, वहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं, वह भी महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखते हैं। इसलिए उनको ये लग रहा था कि महात्मा गांधी जी का सहयोग जो वो काम जो उन्होंने कदम उठाया है उसमें उनके सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बिना उनके सहयोग के यह मिशन जो है अधूरा होगा। और क्योंकि उनको ये भी था कि क्योंकि संगठन की दृष्टि से वो बहुत ही बेहतरीन उनकी संगठन शक्ति थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, और उनको ये पता था कि जब तक सामूहिक रूप से
सब लोग एक साथ प्रहार नहीं करेंगे, तब तक भारत की आज़ादी का सपना पूरा नहीं होगा। और अगर ये मौका अगर हम चूक गए तो फिर ऐसी स्थिति में दोबारा फिर कब मौका मिलेगा ये कहना मुश्किल है। और इसके लिए उन्होंने स्वयं तो प्रयास कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ जो उनको जो सबसे मजबूत स्तंभ नज़र आए वो थे महात्मा गांधी। इसलिए उन्होंने उनको भी अपने किसी भी तरह से अपने जो योजना थी उसमें उनकी सहमति को वह लेना चाहते थे, और ताकि वह अपने मिशन में कामयाब हो सकें। और इसकी बात को लेकर के वो आगे भी जो उनका वक्तव्य है सुभाष चंद्र बोस का महात्मा गांधी के नाम, वो आगे कहते हैं कि वस्तुतः आपकी और आपकी उपलब्धियों की सराहना उन देशों की तुलना में जो स्वयं को स्वतंत्र और जनतंत्र का मित्र कहते हैं, उन देशों में 1000 गुना ज़्यादा है जो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध हैं। अगस्त 1942 में जब आपने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करवाया तो भारत से बाहर बसे राष्ट्रभक्त भारतीयों और भारतीय स्वाधीनता के विदेशी मित्रों की निगाह में आपका सम्मान कहीं अधिक बढ़ गया। ब्रिटिश सरकार के अपने अनुभवों के आधार पर मैं बड़ी ईमानदारी से यह महसूस करता हूं कि ब्रिटिश सरकार भारतीय स्वतंत्रता की मांग को कभी स्वीकार नहीं करेगी। आज ब्रिटेन विश्व युद्ध जीतने के लिए भारत का अधिकाधिक शोषण करना चाहता है। इस महायुद्ध के दौरान ब्रिटेन ने अपने क्षेत्र का एक हिस्सा दुश्मनों को खो दिया है और दूसरे पर उसके दोस्तों ने कब्जा कर लिया है। यदि मित्र राष्ट्र किसी तरह जीत भी गए तो भविष्य में ब्रिटेन नहीं अमेरिका शीर्ष पर होगा, और इसका मतलब यह होगा कि ब्रिटेन अमेरिका का आश्रित बन जाएगा। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन में अपने वर्तमान नुकसान की भरपाई के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। यह जानकारी मुझे अपने गोपनीय और विश्वस्त सूत्रों से मिली है और मैं अपना यह कर्तव्य समझा हूं कि आपको इसके बारे में सूचित करूं। देश में या विदेश में ऐसा कोई भी भारतीय नहीं होगा जिसे प्रसन्नता नहीं होगी यदि आपके बताए रास्तों से, यानी कि बिना खून बहाए, भारत को आज़ादी मिल जाए। लेकिन स्थितियों को देखते हुए मेरी यह निश्चित धारणा बन गई है कि यदि हम आज़ादी चाहते हैं तो हमें खून की नदियां पार करनी होंगी। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला कि तमाम जब उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की तो उन्होंने पूरे विश्व की क्रांतियों का अध्ययन किया, और उन सारे अध्ययन के बाद वह इस नतीजे पर पहुँचे थे कि अगर जैसे अन्य देशों ने अपनी आज़ादी हासिल की, अगर भारत को भी आज़ादी हासिल करनी है तो हमें उन्हीं रास्तों पे चलना होगा। और जिन रास्तों पर महात्मा गांधी चल रहे हैं उससे एक लंबा समय बीतेगा, और एक लंबा समय बीतेगा, और ये जो मौका मिला हुआ है वह मौका फिर हम चूक जाएंगे। ये अंतर था दो महानायकों के विचार में। ये दो विचारधाराएं थीं, और वो ले करके उसी पर अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा, एक यहाँ पर एक मुख्य बात यह भी है कि 1857 से भी जो स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई चल रही थी वहाँ पर भी कुछ हिंसात्मक आंदोलन हुए थे, और नरम गरम दल दोनों चल रहे थे, और उनके बीच में जो है जो क्रांतियाँ हुई थी उसमें तमाम खामियां थीं, जिन खामियों के चलते जो है वह सशस्त्र जो विद्रोह हुआ उसमें भारत को कोई बहुत सफलता नहीं मिली थी। लेकिन जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो रास्ता था उसकी तुलना जो 57 की क्रांति की जो सशस्त्र विद्रोह है उससे नहीं की जा सकती है, क्योंकि उन सारी चीज़ों का उन्होंने बखूबी अध्ययन किया था कि क्या
किस तरीके से हम अपने जो मिशन है, जो हमारी जो विचार है, और कैसे हम अपनी भारत माता को जंजीरों से मुक्त करा सकते हैं, और जिसके लिए उन्होंने जिस पद को पाने के लिए हर एक नवयुवक लालायित रहता है और उसके लिए अथक परिश्रम करता है, और उस पद को प्राप्त करने के बाद वो ये समझता है कि अब उसे जीवन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस पद को प्राप्त करने के बाद उसको छोड़ दिया। अगर वो इस चाहते तो आसानी से जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से वह अपने जीवनचर्या को चलाते, जीवन यापन करते, क्योंकि एक बहुत ही बड़े पद पे उनका चयन हुआ था। लेकिन उनका जो भाव था वह तो भारत माता के प्रति, भारतीय समाज की जो जकड़न थी उसके प्रति मर्माहत था, और उनके मन में बस यही था कि हमें जो है देश को ये जो इतनी तकलीफ़ें हैं जिसमें भारत की आम जनता पिस रही है, उस तकलीफ़ से हम कैसे इनको बाहर निकालें, इसके बारे में वो गंभीर चिंतन कर रहे थे। जिस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों हमारे देश के लोग मार दिए गए, उनके प्रति उनके मन में भावना थी। और क्योंकि वह क्रूरता जो थी ब्रिटिश हुकूमत की, वह निरंतर बढ़ती जा रही थी, और उसके लिए जो है एक सटीक कदम जो होना चाहिए था, क्योंकि आंदोलन की जो पूरी कमान थी वह भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ रही थी। और ऐसे में सुभाष चंद्र बोस का आना और एक नई सोच, एक नई तरीके से योजनाबद्ध तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाना, ये बहुत ही बड़ी बात थी। और ये कह सकते हैं कि हम लोग के लिए जो है सौभाग्य की बात थी कि उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग धरती पर अवतरित हुए और उन्होंने इस तरह के कदम को उठाया। मैं थोड़े से और अंश को आगे पढ़ रहा हूँ। उसके आगे जो वो लिखते हैं, और वे कहते हैं कि यदि स्थितियां हमें भारत के भीतर ही सशस्त्र संघर्ष संगठित करने की सुविधाएं देती तो यह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता। लेकिन महात्मा जी, आप अन्य किसी की अपेक्षा भारत की स्थितियों को शायद बेहतर समझते हैं। जहाँ तक मेरा संबंध है, भारत में 20 साल तक सार्वजनिक जीवन में रहने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि भारत के बाहर बसे भारतीयों की मदद और कुछ विदेशी शक्तियों की मदद के बिना भारत में संघर्ष करना असंभव है। इस युद्ध से पहले विदेशी शक्तियों की मदद लेना बहुत मुश्किल था, और न ही विदेशों से बसे भारतीयों से पर्याप्त मदद ली जा सकती थी। लेकिन युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरोधियों से राजनीतिक और सैन्य सहायता प्राप्त करने की संभावना को बढ़ा दिया है। लेकिन उनसे किसी प्रकार की मदद की अपेक्षा करने से पहले यह जानना जरूरी था कि भारत की आज़ादी की मांग के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है। यह जानने के लिए मैंने भारत छोड़ना जरूरी समझा, लेकिन यह निर्णय करने से पहले मेरे लिए यह तय करना भी जरूरी था कि विदेशी मदद लेना सही होगा या गलत। और इसके आगे वो कहते हैं कि महात्मा जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि महीनों के विचार मंथन के बाद मैंने इस मुश्किल रास्ते पर चलना स्वीकार किया था, और इतने लंबे अरसे तक अपने देश की जनता की भरसक सेवा करने के बाद मुझे देशद्रोही होने अथवा किसी को मुझे देशद्रोही कहने का अवसर देने की क्या जरूरत थी। यदि मुझे इस बात की जरा भी उम्मीद होती कि बाहर से कार्रवाई के बिना हम आज़ादी पा सकते हैं तो मैं इस तरह भारत नहीं छोड़ता। भाग्य मेरे साथ हमेशा है। अनेक कठिनाइयों के बावजूद अब तक मेरी सारी योजनाएं सफल हुई हैं। देश से
बाहर मेरा पहला काम अपने देशवासियों को संगठित करना था, और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि वे सब जगह भारत को आज़ाद कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इसके बाद मैंने उन सरकारों से संपर्क किया जो हमारे दुश्मनों के साथ युद्ध कर रही है, और मैंने पाया कि सारे ब्रिटिश प्रचार के विपरीत धूरी राष्ट्र भारत की आज़ादी के समर्थक हैं, और वे हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं जानता हूं कि हमारा शत्रु मेरे खिलाफ प्रचार कर रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मुझे अच्छी तरह जानने वाले मेरे देशवासी इस कुप्रचार के झांसे में नहीं आएंगे। सोचिए किस मनोदशा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस काम कर रहे हैं। एक तरफ वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं, संगठन का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने को स्पष्टवाद भी करना है कि कि वो जो है देशद्रोही नहीं है, क्योंकि लोगों के दिमाग में यह धारणा बैठ गई थी कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश हुकूमत है वह सरकार है, और इस सरकार के खिलाफ जो जा रहा है वो देशद्रोही है। यानी कि जो देशभक्त है वो देशद्रोही हो गया है, और जो देशद्रोही है उसको जो इन दोनों के बीच में जो बारीक जो लाइन है कि कैसे लोगों के बीच में यह भाव स्पष्ट किया जाए, और इसके लिए जो है जहां वो आंदोलन तो कर ही रहे हैं, और साथ में जो है तमाम संगठन की चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं कि किस तरह से भी। और वो स्पष्टीकरण अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बस ये था कि किसी भी तरीके से भारत का ये जो आज़ादी का जो सपना है, और ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है, जो अंग्रेज़ों की जो मंशा है, उस मंशा में किस तरह से हम दबाव बना करके भारत को आज़ाद अगर अब नहीं करा पाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इसके लिए जो है उन्होंने पूरी एड़ी चोटी एक कर दी थी कि सारे तरीके जो है उन्होंने अपना लिए थे, और उसके लिए वो इन सारी बातों पर वो अपना काम कर रहे थे। और उसके आगे वो लिखते हैं कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए मैं जिंदगी भर लड़ता रहा हूं, और इसे किसी विदेशी ताकत को सौंपने वाला मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा। दूसरे किसी विदेशी ताकत से मुझे क्या व्यक्तिगत लाभ हो सकता है। मेरे देशवासियों ने मुझे यह वह सबसे बड़ा सम्मान दिया है जो किसी भारतीय को मिल सकता है। इसके बाद किसी विदेशी ताकत से कुछ पाने के लिए मेरे लिए रह भी क्या जाता है। मेरा घोर से घोर शत्रु भी यह कहने का दुस्साहस नहीं करेगा कि मैं राष्ट्र की इज्जत और सम्मान बेच सकता हूं, और मेरा घोर से घोर शत्रु भी यह नहीं कह सकता कि देश में मेरी कोई इज्जत नहीं थी, और मुझे देश में कुछ पाने के लिए विदेशी मदद की ज़रूरत थी। भारत छोड़कर मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया था, लेकिन यह खतरा उठाए बिना मैं भारत की आज़ादी प्राप्त करने में कोई योगदान नहीं कर सकता था। कितनी बड़ी बात थी। उन्होंने कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस कि मैंने तो अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और मैं तो इतना खतरा उठा रहा हूं, और वो ये भी कह रहे हैं कि इस खतरे को उठाए बिना तो भारत की आज़ादी का सपना कोई देख ही नहीं सकता है, और आज़ादी प्राप्त करने में उनको ये था कि इससे जो है कोई योगदान नहीं किया जा सकता है, ये सबसे बड़ा योगदान होगा। अगर हम वास्तव में भारत की आज़ादी में अपना कोई योगदान ढूंढ रहे हैं तो उसका रास्ता जो उन्होंने अपनाया है वही है। और उसके लिए वो आगे भी उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे भारत के आत्मसम्मान और मेरे देशवासियों को किसी तरह की आंच आती हो। यदि पूर्वी एशिया के भारतीय बिना त्याग किए और बिना किसी प्रयास के जापान से मदद लेते तो वे गलत काम करते, लेकिन एक भारतीय के रूप में मुझे इस बात की खुशी और गर्व है कि पूर्वी एशिया में मेरे देशवासी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए हर तरह का प्रयास कर रहे हैं और हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। महात्मा जी, अब मैं अपनी अस्थायी
अस्थाई सरकार के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक अस्थाई सरकार बना ली थी और आज़ाद हिंद फौज सेना बना ली थी, और उस अस्थाई सरकार के वो प्रधानमंत्री भी बन गए थे, रक्षा मंत्री भी बन गए थे, और जिसको कि जो है लगभग 11 देशों ने मान्यता भी दे दी थी। तो उसी बारे में उन्होंने बात महात्मा गांधी जी को कह रहे हैं रेडियो के माध्यम से कि जापान, जर्मनी और 7 अन्य मित्र शक्तियों ने आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार को मान्यता दे दी है और इससे सारी दुनिया में भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। इस अस्थायी सरकार का एक ही लक्ष्य है, सशस्त्र संघर्ष करके अंग्रेजों की गुलामी से भारत को मुक्त कराना। एक बार दुश्मनों के भारत छोड़ने के बाद और व्यवस्था स्थापित होने के बाद अस्थायी सरकार का काम पूरा हो जाएगा। तब भारत के लोग स्वयं तय करेंगे कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए और कौन उस सरकार को चलाएगा। यदि हमारे देशवासी अपने ही प्रयासों से अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो जाते हैं, अथवा यदि ब्रिटिश सरकार हमारे भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, तो हमसे अधिक प्रसन्नता और किसी को नहीं होगी। लेकिन हम यह मान कर चल रहे हैं कि इन दोनों में से कोई भी संभव नहीं है और सशस्त्र संघर्ष अनिवार्य है। मतलब कि उन्होंने पूरा जितनी भी मंशा थी उन सब का पूरा आकलन करके जो है यह योजनाबद्ध उन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और उन्होंने आगे कहा कि युद्ध के दौरान दुनिया भर में घूमने के बाद और भारत बर्मा सीमा पर तथा भारत के भीतर दुश्मन की अंदरूनी कमजोरियों को देखने के बाद और अपनी ताकत और साधनों का जायजा लेने के बाद मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आखिर जीत हमारी होगी। भारत की आज़ादी का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। भारत आज़ाद हिंद फौज के सैनिक भारत की भूमि पर बहादुरी से लड़ रहे हैं और इसके लिए जो है उन्होंने कहा कि हर तरह की कठिनाइयों के बावजूद वे धीरे धीरे किंतु दृढ़ता के साथ बढ़ रहे हैं। जब तक आखिरी ब्रिटिश भारत से बाहर नहीं फेंक दिया जाता और जब तक नई दिल्ली में वायसराय हाउस पर हमारा तिरंगा शान से नहीं लहराता, यह लड़ाई जारी रहेगी। हमारे राष्ट्रपिता भारत की आज़ादी की इस पवित्र लड़ाई में हम आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं की कामना कर रहे हैं। जय हिंद। ये उन्होंने संबोधन किया आज़ाद हिंद वहाँ रेडियो से, और इस बात को समझाया कि किस तरह से जो है भारत को हम गुलामी की जंजीर से, गुलामी की जो बेड़ी है, कैसे हम मुक्त करा सकते हैं। और उस समय जब युद्ध हुआ तो भारत की तरफ से और उसमें जापान का सहयोग था। जापान ने जो है अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बम वर्षक वहाँ पे बम गिराया और फिर उसके बाद अमेरिका ने जो है जापान के साथ युद्ध। तो खैर जब वो बात जो है जब आगे बढ़ी द्वितीय विश्व युद्ध में, जब जब वो बहुत ही गंभीर रूप ले रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में, और जापान की जब हार हो गई तो ब्रिटिश हुकूमत में जो ब्रिटेन जो थी वह जीत के कदम उसके आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो है वहाँ से वह जापान के सहयोग से वो आगे उन्होंने एक जहाज़ के द्वारा रूस की तरफ रवाना हुए। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही 1945 में देखिए 23 जनवरी उनका जो है जन्म दिवस है, जयंती है, और 23 अगस्त को 1945 में, यानी कि 23 का जो संख्या है 23 जनवरी और 23 अगस्त, कि 23 अगस्त को जो है ये पहली बार यह सूचना मिली कि जिस बम वर्षक वह विमान से जा रहे थे उसके अंदर वह विस्फोट हो गया और जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिवंगत हो गए। अब उनकी इस के ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं
कि उनके आखिरी समय के विषय में कि क्या हुआ। यहाँ पर हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बाद में भी बहुत सारे लोगों का ये विचार रहा कि नहीं, ये सारी घटनाएं जो झूठी हैं, और वो बाद में भी हर जगह एक गुमनामी बाबा के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस देखे गए और देखे जाते हैं। खैर, यह इतिहास की विडंबना भी रही है कि जब भी कोई युद्ध हुआ है यहाँ पर, तो वहाँ पे एक योद्धा बच जाता है। जैसे रामायण काल में हमारे हनुमान जी बच गए, महाभारत काल में अश्वत्थामा बच गया, वैसे ही आज़ादी के आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बच गए। तो खैर, ये जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब वो खबर फैली कि उनकी मृत्यु के बारे में, लेकिन यहीं पर यह बात नहीं ख़त्म हो जाती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद जो है आज़ादी के आंदोलन में या भारत आज़ाद हो गया, तो उसमें उनकी जो है भूमिका को नकार दिया जाए। यहीं से असली भूमिका शुरू होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के न रहने पर। क्योंकि जब ब्रिटेन की जब द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हो गई उसकी, और आज़ाद हिंद फौज के जो लाखों सैनिक थे उनको पकड़ लिया गया, और क्योंकि वो तो भारत के ही लोग थे, भारत की ही सेना थी जो भारत से इंग्लैंड के साथ, ब्रिटिश हुकूमत के साथ जो लड़ाई लड़ रही थी उनके अन्य देशों से, उनको जर्मनी के लोगों ने, जापान के लोगों ने जो कैद कर लिया था, जिनको लेकर के भारत के सैनिकों को उन्होंने ब्रिटिश भारत के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, अब फिर उनको कैद कर लिया गया। तो ये जो हजारों, जो लाखों लोग थे, सब भारतीय ही थे, और उनके साथ जो है उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। और लाल किले के अंदर जब मुकदमा चल रहा था, तो उस समय लाखों लोग जो है किले के बाहर उपस्थित रहते थे। यानी कि एक जज्बा जो है लोगों के बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बीजारोपण कर दिया था। और वो तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो काम किया, जो जज्बा भर दिया लोगों के अंदर, जो जोश, जो रगों में जो खून उबाल ले रहा था, उसको अब रोक पाना ब्रिटिश हुकूमत के बस की बात नहीं थी। और नौसेना जो थी वहाँ पे विद्रोह होने लगे, जगह जगह विद्रोह होने लगे। स्थितियाँ ये हो गई कि घरों के अंदर जहाँ पे लोग महाराणा प्रताप, शिवाजी की तस्वीरें लगाते थे, वहाँ पे लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें लगाने लगे। जहाँ लोग विभिन्न पौराणिक आख्यानों के महानायकों नायकों के नाम लोग रखते थे, अब लोग अपने घरों में जो भी संतान आ रही है उसका नाम सुभाष रखना शुरू कर दिया। तमाम शिक्षण संस्थाओं के नाम, तमाम संस्थाओं के नाम, बच्चों के नाम लोग सुभाष के नाम से, यानी कि सुभाष नहीं थे, लेकिन सुभाष हर जगह थे। अब कण कण में लोगों के मन मन में सुभाष बस चुके थे, और उस जो रगों के अंदर जो सुभाष बह रहे थे लोगों के रक्त में, अब उसको रोक पाना जो है ब्रिटिश हुकूमत के बस की बात नहीं थी। और जिसका ये परिणाम निकला कि जो उनकी सोच थी और जिस विचार पे वो चले थे, उसमें उनको वो उनकी जो उसमें उनको मिली सफलता। और जो उन्होंने देखा था सपना भारत की आज़ादी का, वह साकार हुआ, और इस रूप में साकार हुआ कि जो उनके न रहने पर जो है ज़्यादा जो है लोगों ने उनके प्रति जो भावना उमड़ करके आई, वह निश्चित रूप से बहुत ही जिसकी जितनी भी चर्चा की जाए शायद कम होगी। ये महानायक की कहानी थी। मैंने बहुत सारे पहलुओं पे बातचीत किया है, लेकिन बहुत सारे पहलू मुझे लगता है कि फिर अगली बार जब हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे जब चर्चा करेंगे, तो और चीज़ों के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक
और कविता है गोपाल प्रसाद व्यास की। जब मैं शुरू में मैं आया था तो मैंने गोपाल प्रसाद व्यास जी की एक कविता का वाचन किया था, कि जिसमें उन्होंने जब एडोल्फ हिटलर से मिलते हैं तो जो भाव वो सैनिकों के बीच में अ, बोते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसका जो शब्दों में पिरोया गोपाल प्रसाद व्यास ने। और बाद में उन्होंने एक और कविता लिखी जिसका मैं वाचन कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि अ, बलिदानी जीवन को कुछ इस प्रकार अभिव्यक्ति दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। उन्होंने लिखा कि है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष नेता सुभाष भारत भूखा उजियारा था, पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। यह वीर चक्रवर्ती होगा या त्यागी होगा सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती है, बांधे न इरादे जाते हैं। वे कहाँ गए वे कहाँ रहे ये धूमिल अभी कहानी है, हमने तो उसकी नई कथा आज़ाद फौज से जानी है। तो ये कुछ मेरे विचार थे सुभाष चंद्र बोस के विषय में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज जिस रूप में हम लोग आज पूरा देश मना रहा है पराक्रम दिवस के रूप में, पराक्रम दिवस की आप सभी महानुभावों को, इस पटल पे जुड़ने वाले सभी विद्वत जनों को बहुत बहुत बधाई। और साथ में मैंने यह कोशिश की कि जब महात्मा गांधी जी के योगदान पे ऊपर बात होगी तो हम लोग वहाँ पे उनको समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस की दृष्टि से भारत की आज़ादी के उनका जो योगदान था राष्ट्रीय आंदोलन में, उसको समझने की कोशिश की। महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधाराओं को समझने की कोशिश की कि किस तरह से दोनों लोग का उद्देश्य एक ही था, लेकिन उनके जो रास्ते थे, उनके जो विचार थे, वह थोड़ा सा अलग थे। और लेकिन उनके प्रति, महात्मा गांधी के प्रति जो सम्मान था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, वह अंतिम समय तक था। और इन्हीं सब के ऊपर जो हम लोगों ने अभी बातचीत रखी है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और नेताजी के अंश को लेकर के जिस तरह से किताबों में उनके अंश शामिल किए गए, उस पर हम लोगों ने विवेचन किया। मुझे लगता है कि यहाँ पर अन्य जो भी पहलू छूटे हैं, हम लोग अगले जब किसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे बातचीत होगी तो वहाँ पे हम लोग उसमें शामिल करेंगे। और इसी के साथ मैं यहाँ पे अपने संबोधन को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, और पराक्रम दिवस की भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।